हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हीमोस्टैसिस क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं आजकल ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें बहुत सारे डिजीज़ पढ़ लिए हम लोग ने, कोगुलेंट्स एंटीकोगुलेंट्स पढ़ लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टैसिस। अब हीमोस्टैसिस होता क्या है, तो आइए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हीमोस्टैटिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मिंग clot in a wall of the damaged blood vessels and preventing the blood loss while the maintaining the blood in a fluid state within the vascular system। क्या होता है कि जब भी कहीं पे हमारी ब्लड वेसल्स पे कोई रप्चर्ड हो जाता है, कोई खराबी आ जाती है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स अगर हमारी रप्चर्ड हो गई, तो हीमोस्टैसिस का सिंपल सा वो मीनिंग होता है कि वहाँ पे हमारे क्लॉट का फॉर्मेशन करने के बाद वहाँ की जो डैमेज ब्लड वेसल्स है, वहाँ से जो ब्लड लॉस है उससे उसको बचा देना। कि जो भी हमारी ब्लड वेसल्स लॉस हुई है, ब्लड वेसल रप्चर्ड हुई है, वहाँ पे हमारे ब्लड का कंटिन्यूसली जो लॉस हो रहा है, वहाँ पे उस चीज़ से ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करने के प्रोसेस को ही हम हीमोस्टैटिस बोलते हैं। इवेंट्स ऑफ द हीमोस्टैटिस प्रोसेस के क्या क्या हो सकते हैं। हीमोस्टैटिस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस। हीमोस्टैटिस इस चीज़ अचीव बाय द सेवरल मैकेनिज्म। हीमोस्टैटिस का मीनिंग सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस, बॉडी को ब्लड लॉस की कंडीशन से बचाना या प्रिवेंट करना। इट इज़ अचीव्ड बाय द सेवरल मैकेनिज्म। अब क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू हम अपनी ब्लड लॉस की कंडीशन को बचा सकते हैं, ब्लड के लॉस को कम कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। एक है हमारा वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके, उसमें कॉन्स्ट्रक्शन कॉज करके फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट एंड प्लग। और जहाँ पे ब्लड वेसल हमारी रप्चर्ड हुई है, उस जगह पे हम प्लेग का फॉर्मेशन कर दें, प्लेटलेट को एग्रीगेट करके एक प्लग बना दें, तो हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट। या फिर जो भी हमारी रप्चर्ड ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे हम ब्लड के क्लॉट को बना करके भी ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं, ब्लड लॉस को बचा सकते हैं। ग्रोथ ऑफ द फाइब्रस टिश्यू इन द क्लॉट। अब जो हमारा ब्लड का क्लॉट बन चुका है, उसमें हम फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ा दें, इसके कारण भी हमारे ब्लड लॉस को रोका जा सकता है एंड हम उसको ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमारा वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर हमारी ब्लड वेसल है, अगर हम उसमें वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन के थ्रू अगर हम उसको ब्लड लॉस से बचाना चाह रहे हैं, तो वो हमारे 3 फर्दर प्रोसेस से होकर गुजरता है। मतलब लोकल मायोजेनिक स्पाज्म, या तो ब्लड में किसी तरीके का ऐसा मायोजेनिक स्पाज्म हो जाए तो, या फिर लोकल ऑटोक्वाइट्स फैक्टर, या फिर कोई ऐसा ऑटोक्वाइट्स फैक्टर हमारे ब्लड वेसल्स में वर्क करने लगे, या फिर नर्वस में रिफ्लक्स होने लगे। मतलब जो हमारा नर्वस रिफ्लेक्सेस के प्रोसेस के थ्रू भी हम अपनी वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन के प्रोसेस को बचा सकते हैं। एंड द प्लेटलेट रिलीज द थ्रोम्बोक्सिन A2 विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैसो कंस्ट्रिक्शन द सिमिलर वेसल्स। अब क्या है, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 नाम का जो फैक्टर पाया जाता है, जो कि हमारे प्लेटलेट के बनने के लिए, एक वैसो कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेसल्स में कंस्ट्रक्शन करता है, मतलब उसको सिकोड़ता है। द मोर सीवियरली ऑफ द वेसल एंड ट्रॉमाटाइज्ड इन अ ग्रेटर डिग्री ऑफ द वैस्कुलर स्पाज्म। अब ये हमारी बॉडी में वैस्कुलर स्पाज्म जो है वो कॉज करता है। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि क्या होता है हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्शन का। जो हमारी वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होती है, तो मतलब वैसो कंस्ट्रिक्शन इज अ रिजल्ट इंक्रीज द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन अ स्मूथ मसल। जब हमारी वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस होता है, तो वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन क्यों होता है कि जो हमारी कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन है वो स्मूथ मसल्स में बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एंड हार्मोनल कंपोनेंट, जो हमारे हार्मोनल कंपोनेंट्स हैं वो भी। एंड सर्कुलेटिंग द इपिनेफ्रिन एक्टिवेशन बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड सर्कुलेटिंग द इपिनेफ्रिन, जो हमारा इपिनेफ्रिन है वो सर्कुलेटिंग सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है, और जो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें। फिर है इंटरैक्ट विद द सेल सरफेस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जो भी हमारी सेल की सरफेस होती है वो हमारी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करती हैं। एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, और हमका सिग्नल ट्रांसडक्शन होने लगता है। एंड इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कैल्शियम प्लाज्मोडियम कॉम्प्लेक्स। तो क्या करते हैं कि जब हमारा सिग्नल ट्रांजैक्शन होने लगता है, फिर क्या करते हैं कि जो हमारा इंट्रासेलुलर कैल्शियम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो इंक्रीज होकर के कैल्शियम कॉलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म करता है या बनाता है। एंड क्या है, एक्टिवेट द मायोसिन लेड चाइन काइनेज। अब जब हमारा कैल्शियम कॉलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो जो हमारी मायोसिन लाइट
चेन काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाती है, और फिर एक्टिवेट हो जाती है तो हमारी क्रॉस ब्रिज साइकिल जो है वो स्टिमुलेट होने लगती है, मतलब क्रॉस ब्रिज साइकिल का स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स जो विच इज़ इन्वॉल्व इन अ वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, तो हम बात करते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो कि हमारे वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब वो फैक्टर्स हैं, जैसे इंडोजिनस फैक्टर हमारा हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स है कि कोई भी हॉट की, कोल्ड की या कोई ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी हमारा एक्सोजेनस फैक्टर हो सकता है जिससे हमारा टेम्परेचर आ जाता है। इंडोजिनस फैक्टर मतलब कि बॉडी का खुद का अपना कोई फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व करे। एक्सोजेनस मतलब वो होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है जो कि हमारी बाहर की बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनस फैक्टर। एंड इंडोजिनस जो हमारी विद इन अ बॉडी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे वेसल्स के वैस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन के प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है, तो उसमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। हार्मोनल एंड मैकेनिज्म, जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका जो मैकेनिज्म है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इनहेरेंट द वैस्कुलर मायोजेनिक रिस्पॉन्स, और कुछ हमारी मेडिसिन्स हैं जो भी हमारे लिए काफ़ी वेसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन, एम्फीटामाइन एंड कोकेन। दीज आर अ मेडिसिन आर इम्पॉर्टेंट या प्ले द वाइटल रोल फॉर द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द वैस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन प्रोसेस। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड कोagulation। वैसे तो हमने पूरा प्रोसेस इसका ब्लड कोagulants में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जस्ट हम इंट्रो देखते हैं कि अगर हमारे ब्लड के कोagulation का प्रोसेस हो रहा है तो वो कौन कौन से जरिए से हो रहा है, जिसमें हमारी आ जाती है बेसिक थ्योरी एंड जनरल मैकेनिज्म। तो बेसिक थ्योरी अभी हमने देखी, और अब हम बात करते हैं कि जनरल मैकेनिज्म क्या होता है। तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ द रप्चर्ड एंड वेसल्स डैमेज टू द ब्लड इटसेल्फ, फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या होता है कि जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर्ड हो गई है या फिर डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे हमारे प्रोथ्रोम्बिन जो है उसका एक्टिवेशन हो जाता है। जब हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका फॉर्मेशन होने लगता है, प्रोथ्रोम्बिन जब हमारा एक्टिवेट हो जाएगा तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होकर उसके जो कैटालिजेज हैं, जो कैटालाइजेज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोथ्रोम्बिन हमारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फिर थ्रोम्बिन के कैटालाइजेस हैं वो हमारे फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होने के बाद फाइब्रिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल सा मीनिंग है। जब हम लोगों ने कोगुलेंट्स में पढ़ा था तो उसमें हमने ब्लड के कई सारे फैक्टर्स पढ़े थे, और ये भी देखा था कोगुलेंट्स और एंटी कोगुलेंट्स पढ़ते समय कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड के कोगुलेशन में और कौन कौन से एंटी कोगुलेशन में वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ देख रहे हैं कि तो जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फिर जो उसके थ्रोम्बिन के कैटालाइजेस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे थ्रोम्बिन के कैटालाइजेस में, और वो फिर फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होने के बाद फाइब्रिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर फाइनली हमारा बन जाता है ब्लड क्लॉट। अब ब्लड क्लॉट क्या होता है, किसे हम बोल सकते हैं ब्लड क्लॉट है, तो फाइब्रिन फाइबर्स आल्सो एडहियर टू द डैमेज सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब कि जो हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है, रप्चर्ड हुई है, वहाँ पे जो कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो रहा था, अब यही जो कन्वर्टिंग फैक्टर्स चेंज होते होते जो हमारा फाइब्रिन फाइबर्स आया है वो एक साथ आपस में एडहियर होते जाएंगे, मतलब चिपकते जाएंगे, और एक साथ एग्रीग्रेट होकर के वहाँ पे एक प्लग का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो कि हमारे फर्दर ब्लड लॉस की कंडीशन को रोकता है। दैट इज कॉल्ड इज, मतलब कि एक ब्लड का थक्का जम जाना, ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाना, इसे ही हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन या फिर ब्लड क्लॉट। और वही हमें ब्लड की लॉस की कंडीशन से प्रिवेंट करता है, बचाता है। फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी फिजिकल, केमिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन में या प्लेटलेट प्लग को फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कोई भी हमारी जो रप्चर्ड या डैमेज ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे प्लेटलेट्स हमारी एडहियर करती हैं, मतलब आपस में जुड़ने लगती हैं। फिर हमारी जो प्लेटलेट्स होती है उनमें एक्टिवेशन हो जाता है। जब उनमें एक्टिवेशन होने के बाद फिर एग्रीगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब आपस में कई सारी प्लेटलेट एडहियर करेंगी, एक्टिवेट करेंगी, इसके बाद वो एग्रीगेट करेंगी, एंड फाइनली हमारे जो रप्चर्ड या डैमेज ब्लड वेसल्स का स्थान है वहाँ पे वो एक टेम्परेरी जो हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन कर देती है। एक हमारा टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग जो है
वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा, जो कि ब्लड लॉस को रोकता है। अब क्या कंडीशन आती है कि वाई यूज़ द हीमोस्टैटिक एजेंट। अब हम जो अपने टॉपिक में पढ़ रहे हैं हीमोस्टैसिस प्रोसेस क्या है, हीमोस्टैटिक एजेंट किसे बोलते हैं, तो अब हमें ये भी जानते हैं कि जो हीमोस्टैटिक्स है उसका हमारे लिए यूज़ क्या है, हम उसका यूज़ क्यों करते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इसके यूज़ पे कि मिनिमाइज द ब्लड लॉस। हीमोस्टैटिक्स एजेंट का मेनली काम यही होता है कि वो हमारी बॉडी को ब्लड लॉस से बचाते हैं। तो ये हमारे ब्लड लॉस को मिनिमाइज करते हैं, इस वजह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूव द विजुअलाइजेशन, ये विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। एंड सेव द ऑपरेटिव टाइम, और जो हमारा ऑपरेटिव टाइम है उसे भी हम बचाते हैं, सेव करते हैं। रिड्यूस अवॉइड द ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि जब हमारी बॉडी ब्लड लॉस से बचा लेंगे, हमारी बॉडी में ब्लड का लॉस नहीं होगा, तो फिर हमें ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हमारे अवॉइड या फिर रिड्यूस करते हैं ट्रांसफ्यूजन को। एंड मैनेज द एंटीकोगुलेंट पेशेंट, जो हमारे एंटीकोगुलेंट पेशेंट हैं जिसे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसको भी मैनेज कर देते हैं। एंड अवॉइड द कन्वर्जन ऑफ द लैब प्रोसीजर, जो भी हमारे लैब के प्रोसीजर्स हैं उनके कन्वर्जन को भी है अवॉइड कर देते हैं। एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द नॉन ब्लडी फ्लूइड्स, जो बॉडी में हमारे नॉन ब्लडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनको लीकेज के भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। मतलब जब ये ब्लड लॉस को रोक देगा तो ब्लड के साथ साथ जो हमारे अदर चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड्स आर प्रेजेंट इन अ ब्लड, उन सब का लॉस होने से भी हमारी बॉडी जो है वो बच जाएगी। एंड डिक्रीज द पोस्ट ऑफ ड्रेनेज एंड इन्फेक्शन, वेरियस टाइप के इन्फेक्शन से भी हम बच सकते हैं। और डिक्रीज द हॉस्पिटल लेंथ एंड स्टे, जो भी हमारी हॉस्पिटैलिटी के एक्सपेंचर्स हैं उन सब चीज़ों से भी हमें बचा सकते हैं, हम बच सकते हैं। तो आज हमने बात की हीमोस्टैसिस क्या था और क्या क्या उसके एजेंट थे और कौन कौन सी वो मैकेनिज्म थी और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों यूज़फुल है। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास।